नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल विद्या गुरु में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए बात करेंगे मार्च के सेकेंड वीक का जो आधा वीक और साथ साथ थर्ड वीक में जो भी रिसेंटली में करंट अफेयर बने हैं उनकी यहाँ पर हम चर्चाएं करने वाले हैं। बात की जाएगी नेशनल करंट अफेयर की, यहाँ पे इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर बना है उसकी बात करेंगे और साथ साथ बैंकिंग और स्पोर्ट्स संबंधित करंट अफेयर की भी यहाँ पर चर्चाएं की जाएंगी। डिटेल में सारे क्वेश्चंस जो भी बने हैं उनको यहाँ पर चर्चा करेंगे और सारे क्वेश्चंस की जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से उन सारी चीज़ों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं और टाइम मिल सके तो थोड़ा शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए बात होगी यहाँ पर नेशनल करंट अफेयर और जो भी यहाँ की न्यूज़ें बनी हैं उनकी बात करेंगे। भारत में जो भी मेनली करंट अफेयर रिलीज़ हुआ है उसकी बात होगी। पहला क्वेश्चन है नितिन गडकरी जी ने जो कि मिराई नाम का टोयोटो के द्वारा मिराई नाम का एक हाइड्रोजन फ्यूल का यूज करके इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाया गया है। इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल इलेक्ट्रिकल व्हीकल बनाया है टोयोटो मिराई, उसका नाम रखा गया है। अब ये जो वर्ल्ड की मतलब एडवांस टेक्नोलॉजी में से एक है, भारत में डेवलप हुआ है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल होंगे ना उसमें ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल का यूज किया जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे। और ये टोयोटो के द्वारा बनाया गया। हमारे नितिन गडकरी जी हैं जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के, उनके द्वारा इसको रिलीज किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है नई दिल्ली में। पूछा जा सकता है भारत का एक टारगेट है। क्या टारगेट है भारत का? ये टारगेट है कि वो एनर्जी सेल्फ रिलायंट हो जाएगा। मतलब अभी वो दूसरों से एनर्जी को लेता है, खरीदता है, बाद में वो चाहता है कि 2047 तक वो सेल्फ रिलायंट हो जाए, मतलब खुद से एनर्जी को डेवलप कर पाए। इसके लिए ये जो टोयोटो ने लॉन्च किया है मिराई नाम का जो एक ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, इसमें इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। आपको बता दूं भारत 2047 ही क्यों टारगेट पे रख रहा है, क्योंकि 100 साल अपने आज़ादी के, इंडिपेंडेंस के उस साल वो मना रहा होगा। ठीक है, तो इसमें ये अच्छा खासा बूस्टअप है जिससे भारत को बेनिफिट मिलेगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है नेशंस फर्स्ट एआई एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है भारत में पहला भारत का आर्ट पार्क को लॉन्च किया गया है। आर्ट पार्क को, आर्ट का मतलब है एआई का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और साथ साथ रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क लॉन्च किया गया है कर्नाटका की राजधानी बेंगलुरु में। पूछा जा सकता है आपसे जो आर्ट नाम का पार्क है कहां पर लॉन्च किया गया, तो आपको पता होना चाहिए ये जो टेक्नोलॉजी संबंधित हमारे पूरे भारत देश में सबसे इंपॉर्टेंट सिटी है वो बेंगलुरु ही है। बेंगलुरु में ही इसको लॉन्च किया गया, तो याद करने में आपको आसानी हो जाएगी। टोटल इसमें खर्चा 230 करोड़ का स्टेट और सेंट्रल के बीच में, मतलब ये दोनों लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करें। और आपके दिमाग में आ रहा होगा जो पार्क है आर्ट पार्क को डेवलप कौन कर रहा है, तो आपको बता दूं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु IISc बेंगलुरु के द्वारा इसको लॉन्च किया जा रहा है। और इसमें इस पार्क में बहुत सारी IITs भी आकर इसमें काम करेंगी। अभी IIT दिल्ली से बात चल रही है और भी बहुत सारी IIT से बात चल रही है, सब आके यहाँ पर अपना रिसर्च हो गया जो भी काम है वो यहाँ पर आकर कर सकती हैं, क्योंकि इस पार्क को बनाया जा रहा है जिससे कि आसानी से बच्चों को स्टडी कराया जा सके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी को। तो ये सारे पर्पस से इस पार्क को डेवलप किया जा रहा है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड पीस सेंटर मतलब यहाँ पर आप आएंगे तो आप योगा करें, आप मेडिटेशन करें, आप ध्यान में रहें, आपको शांति मिलेगी। ऐसे मतलब बिल्कुल शांत जैसा जगह बनाया गया है गुरुग्राम में। गुरुग्राम हरियाणा की एक सिटी है, मतलब काफ़ी डेवलप सिटी है हरियाणा की। यहाँ पर वर्ल्ड पीस सेंटर को इंडिया का पहला इस टाइप का पीस सेंटर डेवलप किया गया है। और इसको लॉन्च किसने किया है आपको बता दूं, जो मनोहर लाल खट्टर जी हैं हरियाणा के चीफ मिनिस्टर साहब, उनके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। और साथ साथ इसमें इस्टेब्लिशमेंट में किसने अहम रोल अदा किया है, तो आपको बता दूं जैन से बिलोंग करने वाले एक आचार्य हैं डॉक्टर लोकेश जी इनका नाम है। और ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब जैन का एक धर्म का एक संगठन होता है,
वो कौन है, अहिंसा विश्व भारती, इसके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया गया है। और ये जो आचार्य जी का नाम याद रखिएगा, ये इसको प्रमोट कर रहे हैं, मतलब जैन धर्म को प्रमोट करने वाले जो लोग होते हैं वो डॉक्टर लोकेश जी हैं। उन्होंने इसमें इसके इस्टेब्लिशमेंट में अहम रोल अदा किया है। ठीक है, इस सेंटर को हरियाणा गुरुग्राम में लॉन्च किया गया, इंडिया का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली मेडिकल सिटी। मेडिकल सिटी का मतलब हो सकता है कि इसमें बहुत सारे मेडिकल काम होते हो, बिल्कुल बिल्कुल सही है। इसमें बहुत सारे मेडिकल काम एक ही छत के अंदर, मतलब एक ही जगह बनाई गई, जिसमें सारी बीमारियों का इलाज यहाँ पर आपको मिल जाएगा। स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं, आपको उनकी सलाह यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये इंद्रायणी मेडिसिटी इसका नाम रखा गया। महाराष्ट्र में इसको डेवलप किया गया है। जैसे एक सिटी टाइप की बना दी जाएगी, वहाँ पर एक यूरो का, एक कैंसर से रिलेटेड, एक न्यूरो सर्जन हो गया, एक किडनी का को जो डॉक्टर होते हैं वो हो गए, और भी बहुत सारे डॉक्टर्स वहां पर अवेलेबल होंगे। आप वहां जाएं, वहां पर अपना जो प्रॉब्लम हो, आपको जो मेडिकल फैसिलिटी आपको चाहिए, आप वहां जाकर ले सकते हैं। तो इस टाइप की इंडिया की पहली ऐसी सिटी है जो इस टाइप की सिटी बना रही है, मतलब पहला एक ऐसा स्टेट है जो इस टाइप की सिटी बना रहा है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है इंद्रायणी मेडिसिटी, महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे। यहां पर बात की जाए तो स्टेट गवर्नमेंट है, उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया है पुणे में। कहां पे, महाराष्ट्र के पुणे में। ठीक, चलिए आगे बात करें। नीचे लिख भी रखा है जो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की छोटे, उसमें आगे बात करें तो पहली, मतलब इस बार के करंट अफेयर में जो नेशन में पहला हुआ है ना, वो बहुत ज्यादा क्वेश्चन बने हैं। तो याद रखिएगा, नेशन में जो पहला गति शक्ति कार्गो टर्मिनल को इंडियन रेलवे ने कमीशन किया है। मतलब भारत क्या कर रहा है कि जैसे एक रेलवे स्टेशन होता है, रेलवे स्टेशन से आपको फ्यूल पहुंचाना है किसी मतलब जहां पर कोई फैक्ट्री लगी हो या कोई किसी का प्लांट लगा हो, वहां तक पहुंचाना है। तो कोई पावर जनरेशन की जगह है, वहां तक आपको पहुंचाना है, तो आपको क्या करना पड़ता है, ट्रक में लोड करना पड़ता है सामान को और वहां पहुंचाना पड़ता है। लेकिन यहां पर क्या किया गया है कि रेलवे स्टेशन से जो बहुत बड़े बड़े प्लांट होते हैं वहां तक हम पहुंचाएंगे, हम रेलवे की लाइन बिछा दे रहे हैं। जैसे कि अभी पहला हुआ है तो पहले ही बता देता हूं, मैथम पावर लिमिटेड थापर नगर झारखंड में ये है। रेलवे स्टेशन से वहां तक एक इंटरलिंकिंग बना दी गई है रेलवे की, जिसको गति शक्ति के अंतर्गत ये काम किया जा रहा है। रेलवे ने ऐसा पहला किया है। और किस डिवीजन में किया, आपको बता दूं, जो ईस्टर्न रेलवे है ना, ईस्टर्न रेलवे कोलकाता उसका हेडक्वार्टर है, वहां पर 4 पड़ते हैं, 4 डिवीजन है। उसी में से एक डिवीजन जो सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है, आसनसोल जो डिवीजन है, वहां पर यह डेवलप किया गया है। तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। और कहां तक, किस पावर लिमिटेड तक इसको, रेल की एक पूरी जो इंटर कनेक्शन है उसको बनाया गया है, मैथम पावर लिमिटेड के बीच में। ठीक है, पूछा जा सकता है रेलवे के जो हमारे इस समय पर सीईओ और चेयरमैन है, वो आपको याद रखना है वीके त्रिपाठी। आपको अगर कंफ्यूजिंग लग रहा हो ना, तो आप सिर्फ इतना याद कर लीजिए कि जो रेलवे ने गति शक्ति के अंतर्गत पहला कार्गो टर्मिनल बना दिया है, बस इतना याद रखिए, बस बहुत हो गया। उसके बाद सीईओ और चेयरमैन याद कर लीजिए, और किस डिवीजन में बना है, आसनसोल डिवीजन में बना है, ये याद रख सकते हैं, और ज्यादा मत सोचिए। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी करें तो एक लाइन में आपका काम हो जाएगा, आपको बस पता होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो गुजरात की कैपिटल गांधीनगर है, वहां पर राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी डेडिकेट की है। वैसे तो ये काम कर रही थी ऑलरेडी से, लेकिन इसको ना मतलब टेक्नोलॉजी से प्रतिभूत किया गया है। मतलब टेक्नोलॉजी संबंधित जो कार्य पहले नॉर्मली मैन से जो काम होते थे, वो टेक्नोलॉजी से अब काम किए जाएंगे। ये यहाँ पर करने की कोशिश की गई है और अच्छे से डेवलप किया गया है, मतलब दोबारा से रीस्ट्रक्चर्ड किया गया है। याद रखिएगा, अब डेडिकेट कर दिया है, तो याद रखिएगा कहां पर किया है, गांधीनगर गुजरात में। ऑलरेडी वहीं पर अवेलेबल थी, बस इसको रीस्ट्रक्चर किया गया है। ठीक है, तो याद रखना है कहां पर, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी को गांधीनगर गुजरात में नरेंद्र मोदी जी ने डेडिकेट किया है, पूछा जा सकता है। अगली बात करें तो अगला क्वेश्चन है, इंडिया की पहली महिलाओं द्वारा संचालित इंडस्ट्रियल पार्क को हैदराबाद में इनॉग्रेट किया गया है। हैदराबाद तेलंगाना की कैपिटल है, पूछा जा सकता है आपसे, तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद में महिलाओं के द्वारा संचालित, महिलाओं के द्वारा ओन्ड
पहली इंडस्ट्रियल पार्क को कहां डेवलप किया गया? तो हैदराबाद तेलंगाना में डेवलप किया गया। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक, यहां पे यही सब चीजें लिखी हुई हैं। इसको प्रमोट कौन कर रहा है? तो फिक्की की जो लेडीज ऑर्गेनाइजेशन है FLO, उसके द्वारा इसको प्रमोट किया जा रहा है। और भी छोटी छोटी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि प्रमोट कर रही हैं, इसको प्रमोट करने का काम कर रहे हैं, जिससे कि अलग अलग सिटीज में भी इसको डेवलप किया जा सके। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला, अब बात होगी यहां पर इंटरनेशनल जो भी करंट अफेयर बना है उसकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला क्वेश्चन यहां पर है कि यूएस, मतलब यूएस ना दूसरे देशों को मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड का स्टेटस देता है, जिससे कि मतलब ट्रेड में उनको फायदा दे सके यूएस। अब यहां पे क्या होगा, वो रशिया से अपने इस स्टेटस को निकाल लेगा, कहेगा भैया हम तुम्हारे से मोस्ट फेवर्ड नेशन का जो स्टेटस है उसको ले रहे हैं, जिससे रशिया को थोड़ा सा दिक्कत होगी जो अगर यूएस से वो ट्रेड करता है तब। तो यहाँ पर बात की जाए, बाइडन ने ऐसी अनाउंसमेंट की है कि हम ऐसा करने वाले हैं, और भी बहुत सारे प्रतिबंध लग रहे हैं रशिया पे, क्योंकि यूक्रेन में इन्होंने इन्वेजन किया हुआ है। अब बहुत सारे प्रतिबंध क्यों लगे हैं? देखो, अभी एक रिपोर्ट जारी हुई जिसमें बताया गया था कि रशिया सबसे ज़्यादा मतलब मोस्ट सेंसर्ड कंट्री हो गया। आगे क्वेश्चन है उसके ऊपर, तो याद रखिएगा बहुत ज़्यादा सेंसर लगाए गए हैं इनके ऊपर, यूक्रेन में इन्होंने इन्वेजन किया हुआ है उसकी वजह से। तो प्रेसिडेंट जो यूएस के हैं उन्होंने भी ऐसा प्रतिबंध लगा दिया है। वैसे जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन ट्रेड का स्टेटस है वो अभी तक सिर्फ 2 ही कंट्री से लिया गया था वापस यूएस के द्वारा। किसके? नॉर्थ कोरिया, स्वाभाविक है, और क्यूबा। इन 2 कंट्री के साथ लिया गया था, और अब क्या हुआ है, अब इन 3 कंट्रियों के साथ इस स्टेटस को यूएस ने अपने अंदर से ले लिया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे, वैसे आप पहुंच भी जाएंगे आंसर में आसानी से। अगला क्वेश्चन है श्रीलंका। श्रीलंका की बहुत ज़्यादा माली हालत ख़राब हो गई है, बहुत ज़्यादा, क्योंकि काफ़ी कुछ उनको उनके यहाँ दिक्कत हो रही है, कोविड-19 की वजह से और प्रॉब्लम हो गई। तो इसीलिए भारत ने उनको $1 बिलियन का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। लाइन ऑफ क्रेडिट का मतलब कि भाई आप $1 बिलियन तक का सामान मंगवा लें, पेमेंट बाद में कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके, मतलब उसमें आपको ब्याज वगैरह कुछ नहीं देना पड़ेगा, पेमेंट बाद में देते रहे, बस आप सामान मंगवा लें, अपने यहाँ पर यूज़ करें, और जब आपके पास पैसा हो जाए तो कुछ टाइम में आप मतलब पैसा वापस कर दीजिएगा। तो इस तरीके का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। ठीक है, और $1 बिलियन का दिया गया है, जिसमें जो श्रीलंका है वो फूड और जो भी नेसेसरी प्रोडक्ट्स है, मेडिकल जो सुविधाएं हैं वो यहाँ पर से मंगवा सकता है। ठीक है, पूछा जा सकता है श्रीलंका की कैपिटल क्या है, तो कोलंबो इसकी कैपिटल है, याद रखिएगा, और साथ साथ जयवर्धनापुरम कोट्टे ये भी इसकी कैपिटल है, पूछी जाती है, याद रखिएगा। आगे बात करें तो श्रीलंका के इस समय पर प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है गोटाबाया राजपक्षे, और महिंद्रा राजपक्षे प्राइम मिनिस्टर है। दोनों भाई भाई हैं, नाम इसलिए आपको सेम लग रहा होगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है गैब्रियल बोरिक, इंपॉर्टेंट पर्सन बन चुके हैं, चिली के प्रेसिडेंट बने हैं। और क्यों बने हैं? मतलब बने तो हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट क्यों है? इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये यंगेस्ट है। अभी तक चिली में 36 ईयर ओल्ड कोई भी प्रेसिडेंट नहीं बने थे, अब ये बन गए हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है चिली। ये इंपॉर्टेंट देश क्यों है? क्योंकि रिसेंटली में एक एग्जाम में पूछा गया था कि चिली किस कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है। तो सोचिए कितना आसान क्वेश्चन हो गया, लेकिन जिसको नहीं पता होगा वो अभी कंफ्यूज हो सकते हैं। तो चिली साउथ अमेरिका का नीचे एक देश है, आपको ध्यान रखना है। तो चिली के यंगेस्ट प्रेसिडेंट बने हैं जिनका नाम है गैब्रियल बोरिक, 36 ईयर ओल्ड है, और 36 नंबर के ये चिली के प्रेसिडेंट बने हैं। ठीक है, ये लेंगे सेबेस्टियन पिनेरा की जगह। ठीक, यहां पर बात की गई चिली की, तो चिली की कैपिटल है सैंटियागो, और पेसो इनकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हंगरी। हंगरी में भी ऐसा ही कुछ हुआ, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है उनके यहाँ पर हंगरी की पार्लियामेंट ने पहली फीमेल प्रेसिडेंट को चुना है, जिनका नाम है कैटलीन नोवाक। कैटलीन नोवाक को पहला प्रेसिडेंट बनाया गया है महिला में, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनाया गया है हंगरी का, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। यहां पर बात की जाए नोवाक किसकी जगह लेंगी? तो जनोस एंडर की जगह ये लेने वाली है। ठीक है, यहां पर हंगरी की कैपिटल की बात करें तो बुडापेस्ट है, और फोरेंट इसकी करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है IMF ने यूक्रेन को, आपको पता होगा रशिया ने इन्वेजन कर रखा है, बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है यूक्रेन में। तो रशिया
रशिया की वजह से आईएमएफ ने क्या किया है, 1.4 बिलियन यूएस डॉलर का इमरजेंसी सपोर्ट दिया है यूक्रेन को कि भाई आप इतना पैसा ले लीजिए अपने यहाँ पर, जिस तरीके से आप खाना, मतलब मेन प्रायोरिटी क्या होती है युद्ध के बाद कि खाना आपके पास अवेलेबल हो, रहने की जगह अवेलेबल हो, क्योंकि तहस नहस तो किया है काफ़ी ज़्यादा रशिया ने। तो इतना पैसा आईएमएफ ने इमरजेंसी सपोर्ट के रूप में यूक्रेन को दिया है। ऐसे क्वेश्चन ना डेटा आपसे पूछ लिया जाता है, 1.4 दिया, कितना करोड़ रुपया, कितना बिलियन में पैसा आईएमएफ ने यूक्रेन को सपोर्ट किया है, इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अभी रिसेंटली में बने हैं, अभी एक एग्रीकल्चर का एग्जाम हुआ था वहां पर बने थे, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2022 को बार्सिलोना स्पेन की एक सिटी है वहां पर इसको लॉन्च किया गया है। पूछा जा सकता है क्यों लॉन्च किया गया है, तो इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो 5G की टेक्नोलॉजी है उस पर और तेजी से काम किया जा सके, अच्छे तरीके से काम किया जा सके, जिससे कि लोगों को सुविधाएं पूरी दुनिया में आसानी से प्रोवाइड कराई जा सके 5G टेक्नोलॉजी की। तो यहां पर बात की गई है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन के द्वारा मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस को बार्सिलोना स्पेन में लॉन्च किया गया है। मतलब स्पेन में इसकी बैठक की गई है। याद रखना है, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो वर्ल्ड लेवल पर अमेजन हो गया, सैमसंग हो गया, बहुत बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो यहाँ पर आके पार्टिसिपेट कर रही थी, और देश भी जो बड़े बड़े डेवलप देश हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पर बात की जाए GSMA, मैंने आपको बता दिया, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। इसको डेवलप किया गया था 1995 में। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और स्टीफन रिचर्ड इसके चेयरपर्सन है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है पेटीएम पेमेंट बैंक। पेटीएम पेमेंट बैंक में अब यहाँ से बैंकिंग के क्वेश्चन शुरू हो गए हैं। ठीक है, तो पेटीएम पेमेंट बैंक को आरबीआई ने पनिश किया है। पनिश किस तरीके से किया है कि भाई अब तुमने क्या किया है, चाइनीज फर्म के साथ मिलकर डेटा लीक कर रहे हो। शक, मतलब उनको ऐसा, मतलब तथ्य मिले ही होंगे तभी इस तरीके से बात हुई है। तो आरबीआई ने इस चाइनीज फर्म के साथ पेटीएम का लिंकअप पाया है, जिसकी वजह से आरबीआई ने इन पर एक प्रतिबंध लगा दिया है कि बेटा तुम लोग ना नए कस्टमर नहीं जोड़ोगे, अब जितने कस्टमर हैं उतने से ही काम करो, उससे ज़्यादा अब तुम जोड़ोगे नहीं। पहले हमारी सारी गाइडलाइंस को पूरी करो, जब पूरी कर लोगे फिर तुम्हें अलाउ करेंगे। अभी इनमें मतलब आप चाहेंगे ना पेटीएम पेमेंट बैंक में अपना नया अकाउंट खोलना तो खुलेगा नहीं, क्योंकि आरबीआई ने उसमें बैन लगा दिया है। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है, आप डेटा को अगर किसी चाइनीज फर्म के साथ लिंकअप करेंगे तो उनके पास पहुंच जाएगा, फिर भारत का डेटा वो यूज़ करेंगे। तो इसलिए सही किया है, मुझे लगता है और करना चाहिए था इनके ऊपर, क्योंकि डेटा लीक होना नहीं चाहिए। डेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी नॉर्मल आदमी का। अभी आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप नहीं समझेंगे, लेकिन जब आप बड़े लेवल पर पहुंचेंगे तो आप समझ जाएंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, याद रखिएगा पेटीएम पर इन्होंने ऐसा पनिश किया है आरबीआई ने। यहां पर बात की जाए एक्सिस बैंक की। एक्सिस बैंक ने एयरटेल के साथ टाइप किया है। एयरटेल के साथ टाइप क्यों किया गया है, ताकि वो जो इंडिया में डिजिटल इकोसिस्टम है उसको और बेहतर किया जा सके। इसीलिए जो एक्सिस बैंक है वो एयरटेल के साथ टाइप करके एक उन्होंने कार्ड भी लॉन्च कर दिया। आप देख सकते हैं एयरटेल और उसमें एक्सिस बैंक दोनों के यहाँ पर कार्ड होंगे, वीजा कार्ड होगा ये। ठीक है, एक्सिस बैंक की बात की जाए तो इसके सीईओ अमिताभ चौधरी हैं। हेडक्वार्टर इसका मुंबई में है और इसको फाउंड किया गया था 1993 अहमदाबाद में। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है, फाउंड किया गया था अहमदाबाद में। अगर बात की जाए एयरटेल की, भारतीय एयरटेल के सीईओ इस समय पर गोपाल विट्ठल है और फाउंड किया गया था सुनील भारती मित्तल के द्वारा और फाउंड किया गया था 1995 में। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो आरबीआई ने यूपीआई 123 पे फीचर को, जो कि नॉर्मल फीचर फोन होते हैं ना, उसमें उसके लिए लॉन्च कर दिया। अभी इसमें काम क्या होगा, इंटरेस्टिंग है, मैंने जब इसे पढ़ा तो काफ़ी बढ़िया लगा। मतलब 123 पे क्या, 3 स्टेप है, 3 स्टेप में आपकी पेमेंट हो जाएगी। अभी भी हो जाती होगी, आप कहोगे 3 स्टेप में तो हो जाती है, लेकिन अब इसमें क्या है, जो नॉर्मल जिसके पास, जैसे पहले जियो के फ़ोन बटन वाले चलते थे, उससे आप पेमेंट कर सकते हैं। जैसे आप दुकान से कुछ सामान खरीदते हैं तो दुकान से जब सामान खरीदना है, कितने का पेमेंट करना है, आप मिस कॉल मार दीजिए। एक इनका फीचर है, मिस कॉल मारेंगे, वहाँ से आपको कॉल वापस आ जाएगा। कॉल वापस आके आप उसको, आपके पास अगर ओटीपी वगैरह आता है तो बताना पड़ेगा कि भाई ये कोड है हमारा, हमें इतने की पेमेंट करनी है। आपको टाइप नहीं करना है, आपको बताना है इतने की पेमेंट करनी है, हमारा ये कोड है, और उसके बाद आपका तुरंत पेमेंट हो जाएगा। तो 3 स्टेप लगे, मिस कॉल, कॉल में बताना और पेमेंट। तो 3 स्टेप में 123 पे यूपीआई 123 पे आरबीआई ने रिसेंटली में लॉन्च किया है। डिजी साथी 2022 भी लॉन्च किया गया, इसके बारे में भी अभी बताता हूं। लेकिन आप ये समझे ना, फोन से बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन ये बहुत बढ़िया तरीका लगा। कह रहे हैं कि साउंड से भी पेमेंट हो सकती है।
जैसे पहले होता है कोड को स्कैन करना पड़ता है, हमारे जो नॉर्मल फ़ोन होते हैं एंड्रॉयड वाले फ़ोन, लेकिन इसमें कोड वगैरह नहीं, साउंड से ही आपके पेमेंट हो सकते हैं। लेकिन ये चलेगा नहीं चलेगा पता नहीं, लेकिन ऐसा है सिस्टम। तो यूपीआई किस तरीके से कर सकता है पेमेंट, ये मैंने 3 मेथड लिख रखे हैं। मिस कॉल से मैंने जो आपको बताया ये बहुत मुझे बेहतर लगा, मिस कॉल और ऐप बेस्ड फंक्शनैलिटी। बहुत सारे जो फीचर फ़ोन होते हैं उसमें ना ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, यूट्यूब भी चलता है उसमें, है ना, तो वहाँ पर आप ऐप भी डाउनलोड करके पेमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ इंटरएक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स, मतलब तुम्हारी वॉइस के रिस्पॉन्स से आपको पेमेंट होगा। ये पता नहीं कैसे होगा, लेकिन अभी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल नहीं निकली है, बस जितना बताया गया है ये यही बताया गया कि वॉइस के रिस्पॉन्स से भी आपका पेमेंट होगा और प्रॉक्सिमिटी साउंड बेस्ड पेमेंट भी आपकी की जाएगी। तो ये 4 स्टेप से यूपीआई 123 पे को आरबीआई ने लॉन्च किया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो अगला यहां पर एक चीज रह गई है, इसको मैं आपको बता दूं। तो जो ये डिजी साथी ये है 2022, इसमें क्या है आपको बता दूं कि कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, मान लीजिए आपका पैसा कट जाता है, तो आप कंप्लेन कहां करेंगे? तो इसके लिए उन्होंने अलग से पूरा एक प्लेटफॉर्म बना दिया, एक जिसमें मतलब एक नंबर दिए गए हैं कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप इसमें कॉल करें, आपकी प्रॉब्लम को विद इन 24 आवर में सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी और 48 आवर में तो सॉल्व कर ही दिया जाएगा, 24 आवर में आपकी उसमें एक्शन किया जाएगा। ठीक है, ये डिजी साथी के अंतर्गत किया गया है। ठीक, चलिए आगे बात करें। आप समझ गए होंगे मैं जो समझाना चाह रहा था। अगले क्वेश्चन की बात करें तो एक्सिस बैंक ने हाउस वर्क इज वर्क लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, देखिए बहुत सारी महिलाएं पहले काम करती थी, लेकिन फिर वो घर के काम में उलझ गई, जिसकी वजह से उनका मतलब जो पूरा सिस्टम है वो घर के काम में रह गया, वो दोबारा से काम नहीं कर पाई। तो एक्सिस बैंक ने ऐसा एक मतलब इनिशिएटिव लॉन्च किया है जिसके अंतर्गत वो इन महिलाओं को अपने यहाँ पर कोई भी, चाहे उनको जो उनकी स्किल हो उसके अकॉर्डिंग आए, इंटरव्यू दें और इंटरव्यू देके उनको जॉब प्रोवाइड कराई जाएगी। एक्सिस बैंक ने ऐसा लॉन्च किया है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा, हाउस वर्क इज वर्क। ये एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है एक्सिस बैंक के द्वारा। जो यहाँ के इस समय पर प्रेसिडेंट और हेड है, एचआर है, राजकमल वेमपति, इन्होंने कहा है कि हम ऐसी महिलाओं को काम देना चाहते हैं जो कि घर पे काम कर रही हैं लेकिन उनके पास स्किल है, किसी भी बैंक के साथ जुड़ के काम कर सकती हैं, तो उनकी स्किल को और निखारेंगे और अपने यहाँ पर एज ए एम्प्लॉय इनको रख लेंगे। ठीक है, तो अच्छी स्कीम है, मुझे लगता है बेहतर स्कीम एक्सिस बैंक ने इसको लॉन्च की है। अब बात होगी करंट अफेयर स्पोर्ट्स संबंधित, जो भी स्पोर्ट्स से रिलेटेड करंट अफेयर बने हैं उनको यहाँ पर हम यहाँ पर चर्चाएं करेंगे। तो पहला करंट अफेयर है फीडे। फीडे क्या है? ये हमारी जो चेस से रिलेटेड एक फेडरेशन है, एक वर्ल्ड लेवल की फेडरेशन है, वर्ल्ड लेवल का एक कंट्रोल करती है, जैसे एक आईसीसी होता है उसी तरीके से फीडे है। ठीक है, इसने चेस ओलंपियाड ऑर्गेनाइज कराया है और इसको चेन्नई में ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। याद रखिएगा, चेन्नई में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। जो ये फीडे चेस ओलंपियाड है इसको 1927 से रेगुलर ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है और 44वें नंबर का ये जो इस बार हो रहा है चेन्नई में जो चेस ओलंपियाड है, इसको 44वें नंबर का है। पूछा जा सकता है 26 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा चेन्नई, जो कि तमिलनाडु की कैपिटल है। आगे बात करते हैं, जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन है इसकी बात करें तो इसको 1924 में डेवलप किया गया। हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट आर्केडी वर्कोविच है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है श्रेयस अय्यर जो कि भारत के एक बल्लेबाज हैं और एमिलिया केर जो कि न्यूजीलैंड की एक ऑलराउंडर है, इनको आईसीसी ने प्लेयर ऑफ मंथ चुना है फरवरी में प्लेयर ऑफ मंथ के रूप में श्रेयस अय्यर मेल में और वुमेन में एमिलिया केर जो कि न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं, इनको दिया गया है। पूछा जा सकता है, आपको याद रखना है। यहाँ पर बात की जाए जो आईसीसी प्लेयर ऑफ मंथ दे रहा है वो लास्ट ईयर जनवरी से देना शुरू किया, मतलब 2021 से ही आईसीसी के द्वारा प्लेयर ऑफ मंथ अवार्ड देना शुरू किया गया था। आईसीसी ने 2021 में जो मेल में दिया था जनवरी में, पहला जो अवार्ड था वो ऋषभ पंत को मिला, दूसरा अवार्ड रविचंद्र अश्विन को मिला था फरवरी में। अगर इस साल की बात की जाए तो पहला जो अवार्ड है, इस साल का पहला अवार्ड वो मिला है कीगन पीटरसन को जो कि साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और श्रेयस अय्यर जो कि भारत से बिलोंग करते हैं, इनको फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ मंथ आईसीसी ने चुना है। बात की जाए महिलाओं में, फीमेल्स में, तो साउथ अफ्रीका की सुबमिल इस्माइल, इनको मिला था जनवरी के महीने में प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड, पहला अवार्ड जो कि पिछले साल स्टार्ट हुआ था। और फरवरी में मिला था
टेमी ब्योमंट को, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं। अगले बात करें तो 2022 में हीथर नाइट को, जो कि इंग्लैंड से बिलोंग करती हैं, इनको मिला था प्लेयर ऑफ द वुमेन का अवार्ड, जो कि प्लेयर ऑफ मंथ का अवार्ड, जो कि आईसीसी ने 2022 में पहला अवार्ड दिया था। और 2022 का ही दूसरा अवार्ड मतलब फरवरी का एमिलिया केर को मिला है, जो कि बिलोंग करती कहाँ से है, मैंने आपको बता ही दिया, न्यूजीलैंड से बिलोंग करती हैं। आगे बात की जाए, अगला क्वेश्चन है, इसको थोड़ा सही कर दूं, ये लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है अहमदाबाद। अहमदाबाद में पीएम मोदी जी ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वें नंबर का खेल महाकुंभ लॉन्च किया है। पूछा जा सकता है 11वें नंबर का एडिशन है, 11वां संस्करण ये लॉन्च किया जा रहा है और इसको 2010 से रेगुलर लॉन्च किया जा रहा है और अहमदाबाद गुजरात में इसको इस साल लॉन्च किया जाएगा। ये जो इनॉग्रेशन हुआ था इस समय पर चीफ मिनिस्टर भी गुजरात के अवेलेबल थे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है टाइगर वुड्स, जो कि अमेरिका के गोल्फर हैं, गोल्फ खेलते हैं, इनको वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इंक्लूड किया गया है और बहुत बेहतरीन प्लेयर थे। मैं तो इन्हीं को जानता था, मैं जब गोल्फ देखता था तो यही हमेशा खेल रहे होते थे, टोपी पहन के और बॉल उठा उठा के ला रहे होते थे ना। ठीक है, अच्छा है। तो इनको टाइगर वुड्स, जो कि यूएस से बिलोंग करते हैं, वर्ल्ड गोल्फ हॉल ऑफ फेम में इनको शामिल किया गया है, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है इंडिया ने ISSF वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट किया, जिसको ऑर्गेनाइज कराया गया था इजिप्ट की जगह, इजिप्ट की एक सिटी है कायरो में। पूछा जा सकता है इजिप्ट की सिटी कायरो में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया और इंडिया ने इसमें पहली पोजीशन हासिल की है 7 मेडल के साथ। कितने? 7 मेडल भारत ने यहां पर जीते हैं, जिसमें से 4 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल यहां पर शामिल थे। दूसरे नंबर पर नॉर्वे और तीसरे नंबर पर फ्रांस रही है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है आईपीसी, जो कि इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी है, इसने रशिया के और साथ साथ बेला जो रूस है उसके, इन दोनों के प्लेयर्स को इन्होंने बैन कर दिया है। बैन करना लाजमी भी है, सिंपल सी बात है, रीज़न एक ही है, यूक्रेन का इन्वेजन। यूक्रेन में रशिया ने इन्वेजन कर दिया है। तो इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी ने, जो कि रशियन पैरालंपिक कमेटी और साथ साथ नेशनल पैरालंपिक कमेटी बेलारूस को बैन कर दिया है। पूछा जा सकता है आपको याद रखना है। तो जो भी अभी बीजिंग, चाइना की राजधानी बीजिंग में विंटर ओलंपिक ऑर्गेनाइज कराया गया, वहीं पर जो पैरालंपिक है उसको भी ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। पैरालंपिक का जो विंटर संस्करण, विंटर वाला है, विंटर पैरालंपिक, उसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा 4 से 13 मार्च। अब इसमें रशिया वाले पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। ठीक, चलिए आगे बात करें, अगला क्वेश्चन। उससे पहले इंटरनेशनल पैरालंपिक कमेटी के बारे में जान लेते हैं। 1989 में इसको फाउंड किया गया। इसका हेडक्वार्टर बोन जर्मनी में है और इसके सीईओ जेवियर गोंजलेस है और प्रेसिडेंट एंड्रयू पार्सन्स, जो कि ब्राज़ील से बिलोंग करते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है बीसीसीआई ने, इसको मैं थोड़ा नीचे कर दूं, ये लीजिए। बीसीसीआई ने रुपे कार्ड के साथ टाई अप किया है, जिससे कि वो जो टाटा IPL 2022 ऑर्गेनाइज होने वाला है उसमें इसका ऑफिशियल पार्टनर बन सकेगा। रुपे आपको बताओगा, कार्ड वगैरह इससे लॉन्च किए जाते हैं। आपका डेबिट या क्रेडिट कार्ड आपको उसमें लिखा मिल जाएगा रुपे कार्ड। ठीक है, तो रुपे ने पार्टनरशिप की है टाटा IPL 2022 के साथ। बीसीसीआई वैसे ऑर्गेनाइज कराता है, आपको मालूम होगा IPL। तो IPL का जो फीमेल संस्करण है वो भी 2023 से ऑर्गेनाइज कराया जाएगा। बीसीसीआई की एक इच्छा है कि वो 2023 से ऑर्गेनाइज कराए। देखते हैं ऑर्गेनाइज होगा या नहीं होगा, लेकिन इसकी अनाउंसमेंट कर दी गई है। तो बात की जाए इंडियन प्रीमियर लीग में NPCI में रुपे अब ऑफिशियल पार्टनर बन चुका है IPL का, टाटा IPL। अब टाटा इसका पार्टनर बन चुका है ना, पहले कौन था? वीवो था, अब है टाटा। ठीक है, तो और ये जो संस्करण होगा वो 15 नंबर का ऑर्गेनाइज कराया जाएगा IPL का, जो कि 26 मार्च से शुरू हो जाएगा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, जो कि अगले क्वेश्चन से पहले BCCI के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। BCCI की बात की जाए तो BCCI को फाउंड किया गया था 1928 में। BCCI का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है और सौरभ गांगुली इसके प्रेसिडेंट हैं। वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला है, सेक्रेटरी जय शाह है और मेंस कोच राहुल द्रविड़, वुमेन्स कोच रमेश पवार है। प्रियंका न्यूटक्की, जो कि इनका नाम है, ये आंध्र प्रदेश विजयवाड़ा से बिलोंग करती हैं। ये 19 साल की एक लड़की हैं और इन्होंने ये जो 23rd वुमेन ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया बन चुकी हैं। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में।
ठीक है। इनकी सिटी कहाँ है वो पूछी जा सकती, होम टाउन जहाँ पे है वो पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगी है, तो आपसे अनुरोध है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट थे, आप भी देख सकते हैं। और यकीन मानिए, अगर इस वीक से जो लास्ट का जो वीक है, जो मार्च का 3rd और 2nd का जो लास्ट वीक है, उसमें अगर आपसे पूछा जाएगा तो आपसे यहीं से क्वेश्चन आने वाले हैं, 100% गारंटी है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। धन्यवाद।